हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो स्वागत है आपका इस लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमारे तीसरे लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसे हम रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है इसे हम रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये अगर एक एक्सपेरिमेंट है तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कैसा काम होगा, यानी कि क्या एम है, क्या प्रोसेस हुआ होगा एक्सपेरिमेंट में, क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या कंक्लूजन होगा, ये सारा कुछ हम लोग इस मॉडल के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल बेसिकली तुम्हारा उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो उन्होंने सबसे पहले तुम्हारा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो रेगुलर बेसिस पे मान लो कि यहाँ पे इजेक्ट कर रहा होगा तुम्हारा कौन, अल्फा पार्टिकल। हालांकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो अल्फा बीटा गामा तीनों पार्टिकल का एमिशन कर रहा होगा। उस पर हम लोग क्या किया है, तुम्हारा अल्फा पार्टिकल्स या मान लो अल्फा एमिटर हमने यहाँ पे एक डिवाइस ले लिया जो लगातार अल्फा पार्टिकल्स को तुम्हारा क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। अब इस अल्फा पार्टिकल को उन्होंने क्या किया, इनका सारा बम्बार्डमेंट उन्होंने करा दिया एक गोल्ड के फॉइल में। एक उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया, ठीक है, और इस गोल्ड के फॉइल में उन्होंने अल्फा रे को क्या करा दिया, बॉम्बार्डमेंट करा दिया। अब देखो, अल्फा पार्टिकल जो है उसे तो हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। अल्फा पार्टिकल जब डिफ्लेक्ट होगा इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद तो भी हम इसे देख नहीं सकते हैं। तो भाई इसके लिए क्या किया गया, तो उन्होंने क्या किया, इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ, ठीक है, इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ उन्होंने इस तरह से एक तुम्हारा एक जिंक सल्फाइड का तुम्हारा क्या करा दिया, स्क्रीन तैयार कर दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक स्क्रीन तुम्हारा जो था जिंक सल्फाइड का, और इसको उन्होंने क्या करा दिया, इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ तुम्हारा रख दिया। अब क्या था कि ये जो तुम्हारा स्क्रीन था जिंक सल्फाइड का, ये तो फ्लोरेसेंट मटेरियल का होगा। तो जब अल्फा पार्टिकल्स इनसे अगर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ग्लो करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इन सारे स्ट्राइक पॉइंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, इस तरह से कहीं पर भी अल्फा पार्टिकल्स मान लो इस तरह से आ रहा होगा, स्ट्राइक कर रहा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था, क्या था, रदरफोर्ड मॉडल का ये एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया कि सारे अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है, क्या क्या बॉम्बार्डमेंट करा दिया गोल्ड फॉइल पे। यहाँ पर हम लोग क्या लेकर रखे हुए हैं, तुम्हारा गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल पे तुम्हारा करा दिया। उसके बाद ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये इस तरह से स्कैटर होते चले गए, और इन स्कैटर को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया। अब देखो, फाइनली ये एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो आप लोग सबको समझ में आ गया भाई एक्सपेरिमेंट क्या था। तो चलो मैं एक्सपेरिमेंट भी आप लोग को यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या था, he bombarded alpha particles on the gold foil and observe the deviation of alpha particles from जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्वेशन था, तो ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऐसा देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के पास करके। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या देखा भाई, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, सम अल्फा पार्टिकल्स गेट्स डेविएटेड
थ्रू स्लाइट एंगल। तो किसी किसी अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया गया तो उसमें कुछ स्लाइट डेविएशन देखने को मिला, कुछ एंगल से डेविएशन उनमें देखने को मिला। और तीसरा, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कहने का मतलब कि मान लो 1 in 1 लाख, जब हम 1 लाख अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड कर रहे हैं तो उसमें कोई एक गेट्स बाउंस बैक विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, इन्होंने रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। भाई एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या क्या देख लिया, ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने देखा कि भाई ये मेनली ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब उसके बाद इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, ठीक है, उनका कंक्लूजन क्या था, इस पॉइंट को पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन पहला था, ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था भाई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। अब ये सोचो कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और ये गोल्ड फॉइल पे जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं बिना किसी डेविएशन के पास हो जा रहे हैं, दैट मीन्स कि एटम के अंदर का जो स्पेस है वो मैक्सिमम क्या है, वैकेंट है। जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है, और ये आपका मान लो कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बिना किसी डेविएशन के क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। मतलब ये कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का वो क्या है, वैकेंट है। तो कहा गया मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज वैकेंट। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे देखा गया कि कुछ थोड़ा सा डेविएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। वो थोड़ा सा डेविएशन क्यों हो रहा होगा, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जरूर तुम्हारा एटम के पास जरूर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम जो स्पेस होगा ना वो काफ़ी छोटा होगा। और जब वो अल्फा पार्टिकल जो है उनके पास में पहुंचा होगा तो उनमें स्लाइटली डेविएशन देखने को मिला होगा। तो ये जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स में स्लाइटली डेविएशन देखने को मिला वो क्यों, ताकि वो उस पॉजिटिव रीजन के जरूर पास में भटक रहे होंगे, जिनके कारण रिपल्शन हुआ। रिपल्शन होने के बाद क्या हुआ, वो अल्फा पार्टिकल्स वहां से कुछ सम एंगल से डेविएशन वहां देखने को मिला। तो दैट मीन्स कि ये जो आपका छोटा सा जो रीजन है, ठीक है, तो छोटा सा रीजन जो है ये ऑब्वियसली तुम्हारा पूरे एटम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, काफी कम होगा। ठीक है, तो सेकंड जो ऑब्जर्वेशन था उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ही concluded that there must be positive reason inside the atom, but its volume is negligible। ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, और इसी के कारण छोटा सा डेविएशन हुआ होगा। अब जो तीसरा पॉइंट है कि ये अल्फा पार्टिकल्स ऑब्वियसली यहाँ जो बम्बार्ड करा रहे हैं तो हाई वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल्स है। अगर इन अल्फा पार्टिकल्स को 180 डिग्री से बाउंस बैक करते रहा है, दैट मीन्स कि जरूर इस न्यूक्लियस के पास जरूर ये जो छोटा सा जो रीजन है जहाँ पे पॉजिटिव स्फीयर है, जिनका बाद में उन्होंने नाम न्यूक्लियस रखा था, जरूर इस पॉजिटिव स्फीयर के पास हाईली मास कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पर होगा, जिसके कारण वो 180 डिग्री में तुम्हारा क्या कर रहे होंगे, उसको बाउंस बैक कर रहे होंगे। तो ये जो 180 डिग्री में तुम्हारा हम लोग को बाउंस बैक देखने को मिला, ये कंक्लूजन उन्होंने किस तरीके से दिया, उन्होंने कहा कि जरूर एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे पूरे एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट तुम्हारा देखो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कंक्लूड किया, he concluded that most of the mass of an atom is concentrated in a very small region। ठीक है, एक बहुत छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। ठीक है, और इसी के कारण इतना हेवीली तुम्हारा अल्फा पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी वाले को क्या कर रहा है, 180 डिग्री में वो बाउंस बैक कर दे रहा है। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था और कंक्लूजन क्या था।
अब इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे भाई इनके रिजल्ट्स और डिमेरिट तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि भाई रिजल्ट क्या था रदरफोर्ड मॉडल का। तो उन्होंने कहा कि द रीजन वेयर पॉजिटिव चार्ज as well as the mass is concentrated in a small volume with respect to volume of atom is called nucleus न्यूक्लियस। यहाँ से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया। तो उन्होंने उस पूरे जो रीजन था उसका नाम क्या रखा, उन्होंने न्यूक्लियस रखा। और उन्होंने कहा भाई इसी न्यूक्लियस में एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसलिए वहां पे जो मास था वो काफी ज्यादा था। तो इसके बेसिस पे ये कंक्लूजन दिया गया, रिजल्ट था। उसके बाद तीसरा उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को क्या बताया उन्होंने, कहा कि भाई ये न्यूक्लियस जो है इसी के तुम्हारा चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या ड्रॉबैक्स आया। अब ड्रॉबैक्स की बात कर ले। ड्रॉबैक्स बहुत सिंपल है। उस समय जो तुम्हारा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, ठीक है, जिनका मैक्सवेल आप लोग जानते होंगे। तो मैक्सवेल जो है उन्होंने ये बताया, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उस समय तुम्हारा काफ़ी कह सकते हैं तुम्हारा रिसर्च कर चुके थे, एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली उन्होंने बहुत सारे थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिगार्डिंग क्या कर रखे थे, प्रूव कर रखे थे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा इन अ कंटिन्यूअस मैनर। ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में वो क्या करेगा, एनर्जी का रेडिएशन करेगा। अब अगर एनर्जी का रेडिएशन होगा तो इस चार्ज पार्टिकल का एनर्जी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में अप्लाई कर दिया और कह दिया कि भाई यहाँ से तो एटम अनस्टेबल हो जा रहा है। कैसे, तो ये देखो। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इफ एनी charge particle possess motion, then it radiates energy in continuous manner। तो अब अगर कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी रेडिएट करेगा तो उससे क्या होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन व्हेन revolve around the nucleus, then it radiates energy gradually and ultimately hits the nucleus, and therefore Rutherford unable to define the stability of atom। तो एटम के स्टेबिलिटी को वो डिफाइन नहीं कर पाए यहाँ पे। जैसे कि तुम्हारा किसके अकॉर्डिंगली, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग देखो क्या हुआ कि जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन को कहा गया कि वो इनके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जब रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और जब रेडिएट करेगा तो ऑब्वियसली जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा। और कम अगर होता गया तो फिर वो एनर्जी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पाथ को फिर थोड़ा सा कम कर लेगा, फिर और कम हो गया, फिर और पाथ को कम कर लिया, और अल्टीमेटली क्या कर गया, वो इसको कोलैप्स कर गया। तो मतलब यहाँ पे जो एटम का स्टेबिलिटी था वो हमारा अनडिफाइंड हो गया।
तो ये बेसिक तुम्हारा रिजल्ट था और ड्रॉबैक्स था किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लो।